में एक बार फिर खुशामदीद बात हो रही थी हिंदुस्तान के हवाले से और ख़ास तौर पे हिंदुस्तान जो सेकुलरिज्म का दावेदार था अब वो हिंदुत्व तक पहुंच चुका है। और इस पे चूँकि इंट्रो में मैंने जैसे आपको बताया कि आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर खुर्रम इकबाल साहब, चेयरमैन इंटरनेशनल रिलेशंस डिपार्टमेंट एनडीओ, और माहिर हैं आप आलमी अमूर के। ख़ास तौर पे हिंदुत्व की अगर हम बात करें, कश्मीर की बात करें, और इस पूरे सब्जेक्ट पे बड़ी ज़बरदस्त आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, आप लिखते हैं इसके बारे में। और ख़ास तौर पे नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान में आपने इस पे बड़ा ज़बरदस्त अपना पूरा पेपर भी वहाँ पेश किया। अच्छा एक इंटरेक्शन था और इसी हवाले से हमारे साथ वो आज मौजूद भी हैं। आज हम बात करेंगे उनसे। डॉक्टर साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब सबसे पहले हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि एक तो ये नज़रिया क्या है हिंदुत्व, और ख़ास तौर पे जिस तरह प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान भी बारहा अपनी स्पीचेस में कह चुके हैं और उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में भी ये कहा था कि हिंदुस्तान जो है वो इस नज़रिए की वजह से, और इस वक्त हम देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में चूँकि सरकारी सतह पे आरएसएस सरकार ही है, बेसिकली जो मोदी सरकार है, इसका पस मंज़र बताइएगा हमारे नाज़रीन को, फिर हम आगे इस पर मज़ीद आपसे तफसीलात लेंगे। जफीर, इस वक्त हिंदुस्तान जो दुनिया की एक नाम नेहाद सबसे बड़ी जमहूरियत थी, वो हिंदुत्व के घाट उतर चुकी है। हिंदुत्व का नजरिया तकसीम पर मबनी है, हिंदुत्व का नजरिया नफरत पर मबनी है, हिंदुत्व का नजरिया मुसलमानों, ईसाइयों और हिंदुस्तान की हर मजहबी अकलियत के खात्मे की खुला खुला प्रचार करता है। और ये वो नजरिया है जो 1947 से पहले जी हिंदुस्तान में मार्ज़ वजूद में आया था। और इस नजरिए के मुताबिक हिंदुओं के अलावा जितने भी वहां पर बसने वाले मजाहिब हैं और उनके पैरोकार, उनको ये अजनबी गर्दानते हैं, उनको ये इंडियंस नहीं समझते हैं। ठीक। खास तौर पे मुसलमानों के बारे में, ईसाइयों के बारे में और निचली जात के हिंदुओं के बारे में इनका सही। रवैया हमेशा से खास माना रहा है। और ये समझते हैं और ये प्रचार करते हैं कि इन लोगों को हिंदुस्तान से निकाल बाहर करके या फिर इन्हें हिंदुइज्म में कन्वर्ट करके ही हिंदू राष्ट्र या अखंड भारत का कयाम मुमकिन है। लेकिन आपको लगता है सर अखंड भारत की बात हो रही है और अखंड भारत के हवाले से जिस तरह की उनकी पॉलिसीज हैं, इससे लगता तो नहीं है कि अखंड भारत का ख्वाब उनका पूरा होगा, क्योंकि वो खुद इस चीज़ की नफी कर रहे हैं जिस तरह आपने बताया भी है। और वहाँ पे तुलबा तहरीक अलग है, नागालैंड की अगर हम बात करें कुछ 36 तो अलग तहरीकें चल रही हैं और उन तहरीकों को और ज़्यादा ये चीज़ हवा दे रही है। तो आप नहीं समझते कि ये उनके लिए इस नज़रिए को कायम रखना मुश्किल हो जाएगा? देखिए, अखंड भारत बने या ना बने, लेकिन एक चीज जरूर है कि हिंदुत्व इंतहा पसंदी का जब से हिंदुस्तान में जहूर हुआ है, हिंदुस्तान को ये ले बैठेगी, ये सोच, ये तहरीक। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर आप हिंदुस्तान की तारीख पर नजर दौड़ाएं, खास तौर पे मॉडर्न इंडिया की 1947 से ऑनवर्ड्स, तो वहां सेकुलरिज्म की वजह से हिंदुस्तान हमेशा से खास तौर पे मगरब में बड़ा मकबूल रहा है। हिंदुस्तान अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के तौर पर मार्केट करता रहा है। लेकिन जब से हिंदुस्तान में आरएसएस के इस तबाहकुन नजरिए ने सर उठाया है, बल्कि हिंदुस्तान पे ये लोग कब्जा कर चुके हैं, उस वक्त से हिंदुस्तान का जो सेकुलर एक इमेज है वो बहुत अंडर स्ट्रेस आ चुका है। इस वक्त पूरी दुनिया ये जान चुकी है कि हिंदुस्तान हिंदुत्व के नर्गे में जा चुका है। और एक ऐसे वक्त पे जब दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में इंतहा पसंद और दहशतगर्द तंजीमें अपना वजूद बरकरार रखने की जंग लड़ रही हैं, हिंदुस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां पर इस वक्त इंतहा पसंद और दहशतगर्द तंजीम हुकूमत कर रही है। एक दफा नहीं बल्कि ये तंजीम 2 मरतबा हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत बना चुकी है। और दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी, जो कि आरएसएस का एक पॉलिटिकल विंग है, ये वो तंजीम है जो हिंदुस्तान में 3 दफा माजी में बैन हुई है। और उसके बैन करने की वजह ये थी कि ये दहशतगर्दी में इन्वॉल्व रहे हैं 1947 से। तो एक ऐसा मुल्क जहां पर न्यूक्लियर हथियार भी पाए जाते हैं, जो एक दुनिया की एक बहुत बड़ी फौज भी बना रहा है, अगर वो मुल्क एक इंतहा पसंद तंजीम के हाथ में चला गया है, तो यकीनन ये ना सिर्फ
खित्ते के लिए बल्कि आलमी अमन के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब आप। और हालिया तारीख में हमने ये देखा भी है, और जो जिस तरह की वहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं, 5,500 दफातर अभी भी आरएसएस के हैं जो सरकारी सरपरस्ती में चल रहे हैं। और खुद उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी, वो चूँकि गुजरात के जब वो सीएम थे उस वक्त भी और अभी भी उनकी मौजूदगी में कश्मीर में इतना कश्मीरियों पे तशद्दुद हो रहा है, हिंदुस्तान में इतना लोगों पे हो रहा है, तो ये कैसे जस्टिफाई करेंगे? और जस्टिफाई हो भी नहीं रहा। इस बयानिए को पाकिस्तान अपने हक में कैसे इंटरनेशनल कम्युनिटी में फेवर दिलवा सकता है? क्योंकि हिंदुस्तान इंतहा पसंदी के अरूज पे पहुंच चुकी है, इंतहा पसंदी वहाँ पे, लेकिन पाकिस्तान इस चीज़ को कैसे कैश करा सकता है ताकि जो फैटफ में भी हम फंसे हुए हैं और वो सारी चीज़ें जो हिंदुस्तान खुद दहशतगर्दी करता है, खुद कश्मीरियों को मारता है, लेकिन वो उल्टा इल्ज़ाम हम पे लगा देता है। इंटरनेशनली हम शायद लॉबिंग करने में नाकाम हो जाते हैं। तो इसको आप जैसी जो तवाना आवाज़ है या जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारा फॉरेन ऑफिस है, वो किस तरह इस बयानिए को इंट्रोड्यूस करा सकता है ताकि भारत को हम एक्सपोज कर सकें इंटरनेशनल फोरम्स पे? देखें, जहां तक हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों का ताल्लुक है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद जी एक मुनज़्ज़म कोशिश की जा रही है कि दुनिया को हिंदुत्व के इन खतरात से सेंसिटाइज किया जाए, अवेयर किया जाए। यही वजह है कि वजीर आजम इमरान खान हो या वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी हो, फॉरेन ऑफिस हो या फिर हमारे दीगर रियासती इदारे हों, वो हिंदुत्व के हवाले से बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। रिसर्च भी हो रही है, हमारे मीडिया पे भी इसमें बात हो रही है। लेकिन हौसला अफजा बात यह है कि ये नैरेटिव जो आज से 2 साल पहले तक सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद था कि हिंदुत्व दुनिया के लिए खतरा है, अब ग्रेजुअली दुनिया इसे कबूल कर रही है, इस नैरेटिव को। मिसाल के तौर पे सिर्फ 1 माह पहले अमेरिका में एक बहुत बड़ी एकेडमिक कॉन्फ्रेंस हुई बिल्कुल। जिसमें दुनिया की 30 बड़ी यूनिवर्सिटियों से ताल्लुक रखने वाले प्रोफेसर्स ने शिरकत की। ये वो जामियात हैं जो दुनिया भर में सोशल साइंस और नेचुरल साइंस का रिसर्च एजेंडा तयन करती हैं, और ये सारी जामियात इकट्ठी हुई। दुनिया के बड़े बड़े प्रोफेसर्स उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने रिसर्च शेयर की, और दे ऑल एग्रीड कि इस वक्त हिंदुस्तान पर हिंदुत्व के जो तारीक बादल मंडला रहे हैं, जी उसका सबसे बड़ा नुकसान हिंदुस्तानी मुआशरे को, उसके बाद जनूबी एशिया को होगा। क्योंकि अगर आप हिंदुस्तान के आप मुआशरे पर नजर दौड़ाएं तो वहां पर पाई जाने वाली अकलियतें, उनकी तादाद करोड़ों में है। अगर बिल्कुल आप सिर्फ मुसलमानों की ही बात कर लें तो वहां पर मुसलमानों की तादाद 22 से 25 करोड़ के करीब है। सही। इसी तरह से ईसाइयों की एक बहुत बड़ी तादाद है, सिखों की, और फिर लो कॉस्ट हिंदूज, बिल्कुल जिसमें आरएसएस, बीजेपी और इनके सैकड़ों इनके फ्रेंचाइजेस शामिल हैं। वो एक मुनज़्ज़म तरीके से इन तमाम अक़लियतों को निशाना बना रही हैं। 2 दिन पहले एक चर्च पे हमला हुआ, कल ही हरियाणा में एक मस्जिद को मुनहदिम किया गया। आज उत्तर प्रदेश में जहां पर आदित्यनाथ योगी की हुकूमत है, वहां पर बात की जा रही है कि जो शाही वहां पर ईदगाह है जी उसको मंदिर में तब्दील किया जाए। अब आदित्यनाथ योगी के बारे में अगर आप बात करें तो आदित्यनाथ योगी मोदी की किचन कैबिनेट के 4 अरकान में से एक हैं, और मोदी की किचन कैबिनेट में जो 3 मजीद लोग शामिल हैं, जिसमें अजीत डोवल है, जिसमें राजनाथ सिंह है और आदित्यनाथ योगी, इनकी आप प्रोफाइल्स उठाकर देख ली, इनकी सारी जिंदगी आरएसएस के साथ गुजरी है। और जैसा कि मैंने कहा, ये वही आरएसएस है जो इंडिया में बहुत 3 दफा बैन हुई है दहशतगर्दी में इन्वॉल्वमेंट की वजह से। आरएसएस की कई जैली तंजीमें ऐसी हैं जिनको अमेरिका ने अभी रिसेंटली दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल किया है। लेकिन बदकिस्मती से अमेरिका की तरफ से, खासतौर पे अमेरिकी पॉलिसी मेकर्स की तरफ से, जो रद्द अमल होना चाहिए था हिंदुत्व, इंतहा पसंदी या दहशतगर्दी के हवाले से, हमें वो इतना मजबूत नजर नहीं आया। आपने फैटफ की बात की। फैटफ एक दीगर बैनुल अक़वामी इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो इन तमाम तंजीमों में जब दहशतगर्दी पर बात की जाती है
तो ये तमाम ममालिक, इनका फोकस सिर्फ और सिर्फ इस्लामी इंतहा पसंदी होता है। यही वजह है कि इस्लामी इंतहा पसंदी के बाइस जो मुसलमान ममालिक हैं वो डिफेंसिव पे चले जाते हैं। हमें और हमारी हुकूमत को, हमारे मीडिया को, हमारे दानिश्वरों को ये चाहिए कि वो दहशत गर्दी की एक जामे तारीफ दुनिया के सामने पेश करें बिल्कुल ठीक और दुनिया डॉक्टर। को ये बावर करवाएं जी कि जी। दहशत गर्दी का कोई रंग नहीं है, दहशत गर्दी का कोई मजहब नहीं है। और इस वक्त जो दहशत गर्दी का जो रंग सबसे नुमाया है वो सैफरन टेररिज्म है, जी वो सैफरन इंतहा पसंदी है। और दुनिया को ये बावर करवाना चाहिए कि फैटफ के मामले पर आप सिर्फ इस्लामी इंतहा पसंदी पर फोकस मत करें, क्योंकि ये इम्तियाजी सलूक है मुसलमानों के साथ, मुसलमान ममालिक के साथ, इस्लाम के पैरोकारों के साथ। क्योंकि मगरबी ममालिक जानते बूझते दीगर मजाहिब में जो इंतहा पसंद रुझानात पाए जाते हैं उनको एक्नॉलेज करने से भी वो आरी हैं। जैसा मैंने कहा कि यूनिवर्सिटीज में तो बात हो रही है मगरबी यूनिवर्सिटियों में इस चीज पे, लेकिन मगरब में जो हुकूमतें हैं वो इस पे हिंदू इंतहा पसंदी को एक खतरा तस्लीम करने से इनकारी हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह मगरब के तस्वीराती बिल्कुल मफादात ठीक कह रहे हैं डॉक्टर खुरम साहब। डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व कॉन्फ्रेंस जिसका जिक्र आप बड़ी तफसील से कर रहे थे, इस चीज़ को भी बेस बना के जो हमारा हमारा जो फॉरेन ऑफिस है और ख़ास तौर पे जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है पाकिस्तान की, हम क्यों लॉबिंग करने में और इस तरह की चीज़ों में नाकाम रहते हैं? थोड़ा सा ये तो हमें मानना पड़ेगा। ज़रा हमारी इकॉनमी इतनी अच्छी नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन जब ये कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद ज़रा उनको बड़ी थ्रेट्स भी थी इस पर, और उसके बाद इस चीज़ को, इस मोमेंटम को हमने गेन करना था। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर की स्पीच थी यूनाइटेड नेशन में, उसके बाद वो मोमेंटम हम गेन नहीं कर पाए। तो ये चीज़ें यहाँ पे हम क्यों फेल हो जाते हैं? हमारा फॉरेन ऑफिस यहाँ पे क्यों नाकाम हो जाता है? जो कि हमें स्ट्रांगली, चाहे मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, हमें साथ देना चाहिए, उसमें भी थोड़ी सी कोताही होती है। लेकिन आप जैसे स्कॉलर्स, आप जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं जो इंटरनेशनली इस इमेज को बेहतर कर सकते हैं, हुकूमतें क्यों आप जैसे लोगों का फ़ायदा उठाने में नाकाम हो जाती हैं? और ख़ास तौर पे हमारी हुकूमत, चूँकि हम लॉबिंग करने में नाकाम हैं, ये तो हमें मानना पड़ेगा। जफीर, दो इसके मैं आपको जवाब दे सकता हूँ। पहला तो ये कि बदकिस्मती से हमारे मीडिया को जी इलाकाई खतरात पे जो एक जिम्मेदाराना किरदार अदा करना चाहिए, हमारा मीडिया वो अदा नहीं कर रहा है। उसकी कई वजूहात हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि हमारे मीडिया हाउसेस में जो लोग बैठे हुए हैं, शायद वो कौमी मफाद से ज्यादा उनके लिए बिजनेस मफादात शायद अहम है। एक वजह ये भी हो सकती है। दूसरा ये है कि मीडिया और सरकारी इदारों के दरमियान लाइजॉन बहुत कमजोर है। आपने बात की डिसमेंटलिंग हिंदुत्व की, इसी तरह से आए रोज हिंदुस्तान में मसाजिद को मुनहदिम किया जा रहा है, बिल्कुल। चर्च को मुनहदिम किया जा रहा है, मुसलमानों को सड़कों पर घसीटा जा रहा है, उन्हें बेदर्दी से मारा जा रहा है। लेकिन हमारे मीडिया हाउसेस उसको सिस्टमैटिकली कवर करने से इनकारी हैं। होना यह चाहिए कि जब डिसमेंटलिंग हिंदुत्व एक इंटरनेशनल स्केल की कॉन्फ्रेंस होती है तो हमारे मीडिया को एक प्रॉपर कैंपेन इस पे इनिशिएट करनी चाहिए थी कि हमारे पड़ोस में ही एक बहुत बड़ा खतरा मंडला रहा है जिससे हमारी अपनी जिंदगियां भी मुतासर हो सकती हैं। वो गुफ्तगू, वो डिस्कोर्स वो होता नजर नहीं आता। और जहां तक हमारी अपनी कमजोरियों का ताल्लुक है, हमें ये तस्लीम करना पड़ेगा कि हमारे दानिशवरों के साथ चंद मसाइल हैं। मिसाल के तौर पे हमारी जो एक सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स होता है, वो मीडिया पे हो या सोशल मीडिया पे, वो एजेंडा ड्रिवन होता है। हमारे काफी जो सो कॉल्ड नाम नेहाद दानिश्वर ऐसे हैं जो एक मखसूस एजेंडा लेकर चलते हैं, जी बिकॉज वो एक फंडिंग ड्रिवन एजेंडा होता है, और वो फंडिंग जाहिर है अक्सर मगरबी ममालिक से आ रही होती है। अब मगरबी ममालिक को हिंदुस्तान की जरूरत है चीन को काउंटर करने के लिए, और मगरबी ममालिक कभी नहीं चाहेंगे कि उनके जो मकामी इत्तेहादी हैं पाकिस्तान जैसे ममालिक में, वो मगरबी इत्तेहादियों पर तनकीद करें। तो इसलिए हमारा जो सो कॉल्ड एक लिबरल दानिश्वर तबका है, जिसका किबला और काबा हमेशा मगरिब और या फिर हमारा पड़ोस रहा है, वो हिंदुत्व को एक खतरा समझता ही नहीं है। वो बिल्कुल। हिंदुत्व पे बात करता ही नहीं है, क्योंकि इससे उनके माली मफादात पे जक पहुंचती है। तो एक वजह ये है। तीसरी वजह ये है कि हुकूमती सतह पर
दानिश्वरों को उस तरह से खास तौर पे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को कल्टीवेट नहीं किया जाता। बिल्कुल। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की कोई 18 के करीब चेयर्स हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में जो पिछले 12 साल से खाली पड़ी हैं। जी। और 12 साल कबल जो प्रोफेसर्स हम उस पर भेजते थे, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी काबिलियत पर पूरी दुनिया उंगली उठाती थी कि वो इस काबिल नहीं होते थे कि वो पाकिस्तान का नुक्ता नजर, पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव एक मौसर तरीके से दुनिया के सामने पेश कर सकें। तो ये हमारी भी चंद खामियां हैं जिस पर हमें नजर दौड़ानी होगी। मीडिया के साथ हुकूमत को लाइजॉन बढ़ाना पड़ेगा, एकेडमिया को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, और ये जो सो कॉल्ड फंडेड इंटेलेक्चुअल्स हैं पाकिस्तान में, और उनको भी थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि स्ट्रीमलाइन करने बिल्कुल की ठीक या कह रहे हैं डॉक्टर उनको साहब। अब मैं मेरा पॉइंट भी क्लोज करने यही, की जी जी, जरूरत मेरा है। पॉइंट भी यही था, और यही वजह है कि जो हुकूमती पॉलिसी साज लोग हैं वो, और जो थिंक टैंक्स हैं, और जो एकेडमिया के लोग हैं, और आप जैसे जो अच्छा बोलना जानते हैं, जो इंटरनेशनल फोरम पे नुमाइंदगी कर सकते हैं, इनको हुकूमत और मीडिया के साथ था जो 5 अगस्त 2019 का जो इकदाम था उसके बाद अब वो चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही हैं। इसकी क्या वजह है? और आप चूंकि कश्मीर के सब्जेक्ट पे भी बड़ा लिखते हैं, जानते हैं, तो इस पे भी रोशनी डालिएगा। देखें, कश्मीर में अगस्त 2019 में जो जी जी। कि इंटरनेशनल फोरम्स पर, बायलैटरल फोरम्स पर, मल्टीलैटरल फोरम्स पर कश्मीर का मामला उठाया जाए। आपने हर बात कर रहे हैं कि पिछले एक साल में 25 लाख हिंदुओं को मकबूजा कश्मीर में बसाया गया है। बिल्कुल ऐसे ही। 25 लाख एक बहुत बड़ा नंबर होता है, और ये वो हिंदू हैं जो या तो इंडियन आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं या फिर आरएसएस के ओहदेदारान हैं। तो एक तो आप कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं कि कल कला को अगर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक वहां पर रेफरेंडम हो जाए तो वोट पड़े ही हिंदुओं के, हिंदुस्तान के हक में। और दूसरा, साथ साथ आप मुसलमानों को वहां अकलियत में तब्दील कर रहे हैं। जी ऐसा ही। हमारे मीडिया में, हमारे एकेडमिक डिस्कोर्स में कोई बात नहीं है। 25 लाख लोग एक साल में बहुत बड़ा नंबर होता है, ये कहना आसान है। इसी तरह से कश्मीर में जो उर्दू जबान है उसको तकरीबन खत्म कर दिया गया है, और वहां पर हिंदी को अब राइज किया राइज कर जा रहा दिया है। है जी। जो मुसलमानों के नाम से जो शाहराएं थी, जो उनको तब्दील स्टेडियम्स किया थे, जाए। उनके नाम तब्दील कर दिए गए हैं। वहां पर जो मुसलमान ब्यूरोक्रेसी में चंद थे उनको एक्सपेल किया जा रहा है। और जो, तो एक सिस्टमैटिक कैंपेन की जा रही है हिंदुत्वा की जो फोर्सेस हैं उनकी तरफ से कश्मीर को एनेक्स करने की। बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसमें जो बात वही है कि जो मोमेंटम डेवलप हुआ था वो हम खो चुके हैं बिल्कुल अगस्त खो चुके हैं। 2000। इसमें एक चीज़ और मैं ऐड कर दूं, जिस तरह आप बता रहे थे कि अहम शाहरों के नाम तब्दील किए जा रहे हैं, और ज़रा वहाँ से मुसलमानों का जो निशानात हैं, मुसलमानों की जो वहाँ पे एक मुमताज़ जगह थी उनको तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। और ख़ास तौर पे कश्मीरी जो शहीद हो रहे हैं उनको भी बताया नहीं जा रहा, और खुफिया उनकी तदफीन हो रही है, ये भी इंकशाफात हुए हैं वहाँ पे, इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं। दूसरी तरफ पिछले दिनों आपने देखा कि अमित शाह ने वहाँ का दौरा भी किया, और उसको बड़ा इंडियन मीडिया ने उसको जश्न के तौर पे दिखाया, और मैराथन उन्होंने पूरी ट्रांसमिशंस की, और वो बाजार यूँ लग रहा था कि जैसे उन्होंने श्रीनगर फतह कर लिया हो। तो जब वो इस तरह का इतना ज़बरदस्त किस्म का प्रोपेगेंडा करते हैं और दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि कश्मीरी हमारे साथ हैं, हालांकि वो सारे लोग आरएसएस के थे, वो साथ लेके गए हुए थे, वो पूरी रैलीज अपने साथ लेके गए हुए थे, कश्मीरी उसमें बिल्कुल भी नहीं थे जो वहाँ के लोकल्स हैं। तो ये इस तरह का स्ट्रॉन्ग प्रोपेगेंडा जब होता है तो हमारे पास उस नैरेटिव को किल करने के लिए या काउंटर करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होता। हम मुश्किल से एक आध कोई शो कर लेते हैं या कोई खबर चल जाती है। इस चीज़ का क्यों फुकदान है? अगेन मैं इस बात पे आऊँगा कि आप प्रोग्राम कर लें या कोई सेमिनार कर लें, वर्कशॉप कर लें, इससे तो ठीक है, किसी हद तक फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये तो मुसलसल जिस तरह हिंदुस्तान ने 3 दिन इस चीज़ पे प्रोग्राम्स किए, उनके 600 चैनल जो हैं वो लगातार अमित शाह इन श्रीनगर, वो इस चीज़ को का उन्होंने ट्रेंड बनाया हुआ था। हम इसमें भी पीछे रह गए, क्या वजह है? यहाँ अगेन फॉरेन ऑफिस की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, मीडिया की भी जिम्मेदारियां, लेकिन देखें एजेंडा तो हुकूमत ने देना होता है ना। नहीं, देखिए, बयानिया हुकूमत ने नहीं बल्कि दानिशवरों ने बनाना होता है, सेट करना होता है। उन प्रोफेसर्स ने करना होता है जो जी इलाकाई सूरत हाल को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उस पर तहकीक कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि एक तो डिस्कनेक्ट है एकेडमिया और मीडिया के दरमियान। आप खुद मीडिया इंडस्ट्री से, आपको पता है कि बेशक कौमी सलामती के अमूर हों या फिर हकूक अतफाल का मामला हो,
चंद तज्जियाकार हैं जो हर मामले पे अल्हम्दुलिल्लाह बात कर लेते हैं, दे आर एक्सपर्ट्स ऑफ एवरीथिंग। बिल्कुल और बदकिस्मती मीडिया से। में के लिए भी जाहिर है कि कन्वीनियंट है उन लोगों से बात करना। तो वही लोग हैं, वो नीम हकीम हैं, तो वो बयानिया तो क्या सेट करेंगे, बस एक कवाली है जो चल रही होती है, बात को एक जामे तरीके से करना, उसके लिए एक रिसर्च बेस प्रोवाइड करना, उसको एक नए एंगल से करना, ये दानिश्वरों का काम है, प्रोफेसर्स का काम है। लेकिन बदकिस्मती से होता यह है कि यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स को आमतौर पर मीडिया में उस तरह से मदऊ नहीं किया जाता है। हर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के पास 5 से 6 तज्जियाकारों की एक बैच होता है जो हर मौजू पे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू कर लेता है। तो जब तक ये रविश तब्दील नहीं होगी हमारे मीडिया हाउसेस की, आप पाकिस्तान के बयानियों को भूल जाइए। हम खुद ही कवाली करेंगे, खुद ही हमनवा होंगे, खुद ही ताली बजाएंगे, और बाहर हमें कोई संजीदगी से नहीं लेगा। क्योंकि जब आपका बैकग्राउंड ही नहीं है एक चीज पे बात करने के लिए, जी आपने कोई रिसर्च नहीं की है, तो व्हाई वुड द वर्ल्ड विल टेक यू सीरियसली। तो बिल्कुल ठीक कह ये रहे हैं। चीज है जो जी। जी बिल्कुल ठीक है, मैं ये चीज़ जो आपसे गुफ्तगू भी हो रही है, लेकिन इस चीज़ को ऑनरशिप नहीं दे रही ना हुकूमत। देखिए एकेडमिया को और मीडिया को एक जगह बिठा के हुकूमत, अगर जो हुकूमती थिंक टैंक है, पॉलिसी मेकर्स हैं, वो मशवरा लेते हैं। दुनिया भर में ऐसा ही होता है कि आप चाहे बिजनेस कम्युनिटी हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, तमाम सेक्टर्स के जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, आप उनको बिठाते हैं, उनसे पूछते हैं कि हम हुकूमत साजी कैसे करें, आपको क्या इशूज़ हैं, उन इशूज़ को सामने रखते हुए आप एक बयानिया तरतीब देते हैं। तो ये चीज़ मिसिंग है हुकूमत की तरफ से भी। गलतियां मीडिया की तरफ हैं, हम मानते हैं इस चीज़ को, एकेडमिया की तरफ से भी हो सकती हैं, लेकिन इन सबको इकट्ठा करना बारखा जिम्मेदारी तो हुकूमत की है। हुकूमत ये स्टेप लेने में अभी तक नाकाम है, और वो जिन लोगों को अपने लिए चुनती है वो शायद मीडिया पे भी आके बात करने के काबिल नहीं होते। बिल्कुल जाहिर है कि जब आप सियासी भर्तियां करेंगे, खास तौर पे उन इदारों में जिनकी जिम्मेदारी है कौमी सलामती का तहफ़्फ़ुज़, कौमी सलामती के मकासद पर दुनिया को अपना हम ख्याल बनाना, जब वहां पर सियासी भर्तियां होंगी तो फिर यही होगा कि ये सिलसिला फिर थमेगा नहीं। अभी कुछ हौसला अफजा कुछ डेवलपमेंट्स हैं कि इस्लामाबाद में बैठ के हमें नजर आ रहा है कि हुकूमत की तरफ से कम अज कम अब एकेडेमिया को, मीडिया को ऑन बोर्ड लिए जाने की कोशिशें हो रही हैं। उन कोशिशों का 3 हफ्ते कबल आप भी कोयटा में थे, व्हेन आई डिलीवर्ड माय लेक्चर ऑन हिंदुत्व देयर। जी जी। वहां पर और भी मीडिया आउटलेट्स से लोग मौजूद थे, उसमें ब्यूरोक्रेसी के लोग मौजूद थे, उसमें सियासतदान शामिल थे। तो ऐसी वर्कशॉप्स का बुनियादी मकसद यही है कि नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से जो मामलात हैं उस पर एक जामे बयानिया तश्कील दिया जाए। तो ये देर आए दुरुस्त आए, इस किस्म की कोशिशें को आगाज हो चुका है, और हम दुआ करते हैं कि ये कोशिशें जारी रहें ताकि कम अज कम कौमी सलामती के हवाले से जो मौज़ूआत हैं उस पर पाकिस्तान की तरफ से कोई एक जामे बयानिया सामने आए। बिल्कुल ज़रूरी है, और ये हमारे प्रोग्राम का खासतौर पे और हमारे चैनल का ये खासा रहा। हम इन इश्यूज़ पे बात करते हैं, और इंशाल्लाह करते भी रहेंगे। और आप जैसे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो जानते हैं, जो इस सब्जेक्ट को समझते हैं, जो इंटरनेशनल फोरम्स पे पाकिस्तान की बेहतर अंदाज में नुमाइंदगी कर सकते हैं, हमें सपोर्ट करना होगा आप जैसे स्कॉलर्स को। आखिर पे क्या कहेंगे, खासतौर पे जो हमारे नौजवान हैं, 64% कुल आबादी का, वो मीडिया को भी सुनते हैं, वो आप जैसे स्कॉलर्स को भी सुनते हैं, और नेशनल वर्कशॉप कोयटा जो बलूचिस्तान में हो रही थी, उसमें भी बहुत लोग इम्प्रेस हुए, खासतौर पे आपकी स्पीच से, चूंकि मैं आई विटनेस हूँ इस चीज़ का। तो थोड़ा सा ये भी तो ब्रेक डाउन हमें करना होगा, जो हमें उन स्कॉलर्स को जो यंग हैं उनको प्रोमोट करना होगा, उनको उनको सामने लेके आना होगा, क्योंकि वो जो नई जनरेशन है हमारी, वो ज़्यादा उनके दरमियान कम्युनिकेशन बेहतर अंदाज में कर सकते हैं, समझते हैं, और उस चीज़ को वो पिक भी करते हैं। तो थोड़ा सा ये जो फॉरेन ऑफिस या हमारे जो इंटरनेशनल फोरम्स है, उसमें हम देखते हैं कि 70 या 60+ एज के लोग होते हैं, तो वो एक, आपको पता है, कम्युनिकेशन गैप भी रहता है। तो इस तरह कम्बिनेशन नहीं बनाना चाहिए हमें। इंटरनेशनल फोरम्स में थोड़ा सा यंग लोगों को भी इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, और वो यंग लोग आपको ट्विटर हैंडल पे या फेसबुक पे ये चीज़ें यूज़ करते हैं, उनको पता भी होता है, वो ट्वीट खुद कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें पैच करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज का दौर जो है वो आपको पता है 5th जनरेशन वार का दौर है। तो इसमें इस तरह के लोगों की ज़रूरत है। हम देखते हैं हुकूमती बेंचेस पे या हुकूमत की तरफ जब हम देखते हैं, तो वो ज़्यादातर ऑफ नज़र आते हैं इस डिजिटलाइजेशन से। तो ज़रूरी नहीं है कि हम यूथ को और यंग स्कॉलर्स को प्रमोट करें।
देखिए, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर। जी। पूरी दुनिया में फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर से निपटने के लिए खसूसी महकमे बनाए जा रहे हैं, नए नए डिपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं, नए डेस्क बनाए जा रहे हैं। वो यूरोप हो, एशिया हो, अफ्रीका हो। अगर आप चीन और रूस की कौमी सलामती की आप डॉक्यूमेंट्स पढ़ लें, तो उसमें एक्नॉलेजमेंट है कि सबसे बड़ा खतरा ही फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर से है। जी। इसी तरह जो लिबरल यूरोप है, उनके आप नेशनल सिक्योरिटी के डॉक्यूमेंट्स पढ़, एक मॉडर्न वॉरफेयर के खतरे एक हकीकत के तौर पे देखते हैं। लेकिन बदकिस्मती से जब हम पाकिस्तान में बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की, तो ये जो फंडेड नैरेटिव चलाने वाले सो कॉल्ड लिबरल दानश्वर हैं, वो उसका ठट्ठा उड़ाते हैं कि ये शायद इट्स एन ऑब्सेशन ऑफ मिलिट्री या फिर एस्टैब्लिशमेंट। तो जाहिर है कि वो उनका एक एजेंडा है, इट सूट्स देयर नैरेटिव, इट सूट्स देयर डोनर्स एज वेल। तो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर पूरी दुनिया में एक हकीकत बन चुकी है, और इसमें सबसे अहम किरदार सोशल मीडिया पर जो इस्तेमाल कर रहे हैं नौजवान, उन्होंने अदा करना है। अगर बिल्कुल। हिंदुत्व के हम पस मंजर में देखें, तो हिंदुत्व के हवाले से जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जिस तरह से हिंदुस्तान में मसाजिद को निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरह से मुसलमानों को सड़कों पर बेदर्दी से मारा जा रहा है, ये चीजें देर जस्ट वन क्लिक अवे। हमारा नौजवान ये जरूर कर सकता है कि सोशल मीडिया पर कम से कम वो दुनिया के सामने लेकर आए, प्रॉपर सिस्टमैटिक कैंपेन्स के जरिए। जो हमारे नौजवान यूनिवर्सिटीज में, जामियात में मौजूद हैं, खासतौर पर सोशल साइंसेज रिसर्च जो कर रहे हैं, बैन अवी ताल्लुकात के हवाले से जो रिसर्च कर रहे हैं, उन्हें ये चाहिए कि हिंदुत्व का ये जो खतरा है, इस पर एक रिसर्च बेस पाकिस्तान में डेवलप की जाए, इस पर मजीद तहकीक की जाए कि किस तरह इसके मुख्तलिफ पहलू क्या हैं, इसके फाइनेंसिस क्या हैं, इसका नजरिया क्या है, इसके मुख्तलिफ खदुखाल क्या है। जी। तो ये हमारे जामियात में मौजूद नौजवान ये काम कर सकते हैं, और तब जाके मेरा ख्याल है कि वो हिंदुत्व के खात्मे के लिए कोई माने खेज कोई कदम उठाने में कामयाब रहेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खुर्रम इकबाल साहब, आपने खसूसी वक्त दिया कि 21 न्यूज़ को। और इंशाल्लाह ताला आप इस सब्जेक्ट पे, चूँकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इस पे हम आपसे वक्त फ़ौक़तन बात करते रहेंगे, और हमारी कोशिश होगी कि हम कंट्रीब्यूट कर सकें अपने मुल्क के लिए। और ख़ास तौर पे ये चूँकि पाकिस्तान के मफाद की बात है, पाकिस्तान की बात है, तो सबसे पहले पाकिस्तान के मफाद और उसके बाद ज़ाती मफादात हैं। एक बार फिर आपका शुक्रिया। नाज़रीन, हमारी कोशिश थी कि आज हम आपको बताएं कि हिंदुस्तान किस तरह इस खत्े में दहशतगर्दी, इंतखा पसंदी फैला रहा है, उससे इंतखा पसंदी के खात्मे के लिए पाकिस्तान का बयानिया क्या होना चाहिए, डॉक्टर खुर्रम ने बड़ी तफसील से बताया। और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान अपना बयानिया पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस कराएगा, और हिंदुस्तान को, और ये नाम नहाद सेकुलर जो रियासत है हिंदुस्तान की, और मोदी सरकार, RSS सरकार की जो पॉलिसीज हैं उसको एक्सपोज करता रहेगा। यह था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।